नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और साथियों हम सब मिलकर के पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आगे बढ़ा रहे हैं और प्राचीन भारत के तहत हम पढ़ रहे हैं साथियों बड़ा ही महत्वपूर्ण राजवंश यानी कि हम मगध के राजवंशों से संबंधित चर्चा हम कर रहे थे। तो उनमें आरंभिक जो मगध के राजवंश थे, वैसे हमने 4 प्रमुख राजवंशों की चर्चा की थी। तो उनमें हमने तीनों जो राजवंश है उन हमने पढ़ लिए थे, जैसे हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, उसके बाद नंद वंश है। तो नंद वंश को खत्म करने के बाद हमने एक नए राजवंश की बात की थी साथियों, वो था आपका कौन सा, मौर्य राजवंश। ठीक है। और बीच में हमने विदेशी यात्रियों के मतलब विदेशी जो आक्रमणकारी थे उनके बारे में चर्चा की थी, यूनानी और ईरानी। ठीक है। तो अब अगली कड़ी में हम साथियों पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा रहने वाली है। और अगली कड़ी है वो क्या है साथियों, मौर्य साम्राज्य। ठीक है। मौर्य काल बहुत ही अच्छा बिंदु है हमारे लिए ये मौर्य काल और भारतीय इतिहास का। और यहाँ से लगभग किसी भी परीक्षा में जाओ, मौर्य काल और गुप्त काल यहाँ से प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को, किसको, मौर्य काल को। ठीक है। तो देखिए, यानी कि हमारे पास जो साम्राज्य है वो कौन सा है, मौर्य साम्राज्य है। इसी को कई नामों से, जैसे यहाँ मौर्य काल कह दो इसे, है ना, हाँ, या मौर्य राजवंश कह दो। ठीक है। तो आप लोग मौर्य राजवंश से याद हम कर लेंगे, क्योंकि इनके राजवंश भी पढ़ेंगे, इनकी सामान्य जानकारी भी पढ़ेंगे। ठीक है। इसी को हम क्या कह सकते हैं साथियों, मौर्य काल। मौर्य काल। ठीक है। अब ये काल और ये राजवंश यानी मौर्य राजवंश इसी काल में हुआ था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य, इसी के लिए अगर हम इसी टॉपिक का नाम और लें तो हम क्या कह सकते हैं, मौर्य साम्राज्य। अब वास्तव में ये मौर्य साम्राज्य कब से लेकर कब था, और है ना, ये भी समय देखना होगा। अगर आप लोगों को जानकारी है, अगर मौर्य राजवंश की हम चर्चा कर रहे थे और पिछले अध्याय में हमने इस बारे में चर्चा की थी, यानी जब हम नंदवंश समाप्त कर रहे थे, आप लोगों को याद होगा 322 बीसी आप लोग पढ़ रहे थे। तो 322 से लेकर के 185 बीसी का जो काल है वो साथियों आपका कौन सा काल है, मौर्य काल है। कौन सा काल है, मौर्य काल है। ठीक है। तो देखिए 322 बीसी से 185 बीसी, कई किताबों में ये भी मिलेगा आपको 323 से 184, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है। तो मौर्य राजवंश, अब मौर्य राजवंश की जानकारी यानी मौर्य राजवंश को हम पढ़ेंगे दो भागों में, एक तो इनके शासक है उनके रूप में पढ़ेंगे, एक इनकी सामान्य जानकारी। ठीक है। तो सबसे पहले साथियों मौर्य राजवंश में हम लोग पढ़ते हैं सामान्य जानकारी, यानी दो भागों में बांट लेंगे इसको और इसी प्रकार पढ़ लेंगे सामान्य जानकारी। और सामान्य जानकारी में सबसे पहला ही जो बिंदु है वो भी यही है ना, जानकारी के स्रोत। सबसे पहले हम सामान्य जानकारी की ही बात कर रहे हैं और यहाँ पर जानकारी के स्रोत हम ले लेते हैं सबसे पहले, कौन से, जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत की बात करेंगे साथियों तो ये भी कई रूपों में मिलेगा आप लोगों को। जैसे यानी एक तो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत, इसमें आप लोग क्या काम ले सकते हो, इसमें अपन काम लेंगे यानी कि विशेषकर धार्मिक ग्रंथों को यहाँ पर साहित्यिक में भी शामिल किया गया है। तो जैन, बौद्ध, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि जो मतलब ग्रंथ है वो यहाँ पर आते हैं साहित्य के रूप में, और साहित्य से जुड़ी हुई चीजें वो भी इसमें आती हैं। तो साहित्य का, और कुछ विद्वान इसके लिए साथ में एक शब्द जोड़ देते हैं, वो है धार्मिक। क्या है, धार्मिक स्रोत। ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि मौर्यों की जानकारी कहां से मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथों से। पुराणों और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है साथियों जैन एवं बौद्ध ग्रंथों से। जैन एवं बौद्ध ग्रंथों से क्या मिलती है भैया, इनकी जानकारी मिलती है। किनकी, मौर्यों की। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, साहित्यिक स्रोत के तहत हम पढ़ रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों, जैन व बौद्ध ग्रंथों के अंदर जानकारी मिलती है साथियों किसकी, यानी कि अपन बात कर रहे हैं या
मौर्य की, ठीक है, मौर्यों की। तो सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर जैन बौद्ध ग्रंथों, ये तो मैंने बता दिया, ब्राह्मण ग्रंथ है, आप लोग जानते होंगे, अरण्यक, उपनिषद, काफी हमने बात चर्चा की है, उनके अंदर इनकी जानकारियां मिलती है। पुराणों की भी बात कर रहे हैं हम, 18 पुराण महत्वपूर्ण थे उन्हीं की, उनमें भी कई पुराणों में इनकी जानकारियां मिलती है। जैन बौद्ध ग्रंथों की बात करोगे, यहाँ पर भी जैन ग्रंथ है, परिशिष्ट पर्व आप जानते हो हेमचंद्र का, उसमें भी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इन ग्रंथों के माध्यम से यहाँ पर जानकारी देखने को मिलती है, तो उनको भी अपन ले लेते हैं, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथों को तो 5-4 जो ग्रंथ हैं उनको आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पर कई बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो लिख लीजिए, देख लेते हैं, मैं लिखा दूंगा यहाँ पर आप लोगों को, मेरे पास नोट किए हुए हैं। अगर अपन बात करेंगे साथियों जैन ग्रंथों की, तो यहाँ पर आपको एक तो बहुत सरल सा है, कल्प सूत्र है, ठीक है। वैसे मैंने ये सारा पीछे याद करवा दिया आप लोगों को। भद्र भाव का है, किसका भैया, भद्र भाव का, ठीक है। और एक याद कर लेना, परिशिष्ट पर्व, ठीक है। यहाँ ये भी मैंने आप लोगों को पहले करवा दिया साथियों। परिशिष्ट पर्व है, हेमचंद्र का है, और ये हेमचंद्र वही है, ये भी व्याकरण थे, है ना, शब्दानुशासन इन्होंने लिखा था, आपको पता होगा, परिशिष्ट पर्व है। बौद्ध ग्रंथों की बात करोगे तो कुछ बौद्ध ग्रंथ भी है, जैसे ये सिंहली अनुश्रुतियों के रूप में है, दीपवंश, महावंश, महाबोधि, एक ये भी ध्यान रखना, महाबोधि वंश, और एक शब्द और याद कर लेना साथियों, दिव्यावदान, ठीक है। तो ये यहाँ के कुछ ग्रंथ है जिनसे क्या मिलती है, जानकारियां मिलती है। किस साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं साथियों हम लोग, मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। अब इससे भी हट करके कुछ जानकारी और भी मिलती है, अगर आपके ध्यान में है तो। एक विशाखदत्त नाम सुना होगा आप लोगों ने, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, मुद्रा राक्षस। यहाँ पर ये अगर अपन लोग बात करेंगे ना किसकी, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस की, तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात देखने को मिलेगी, कौन सी, कि मौर्यों को यहाँ वहां पर शूद्र भी बताया गया, अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस जानकारी का भी एक प्रमुख क्या था, माध्यम था। अब इससे आगे आप लोग और बढ़ोगे तो एक और ग्रंथ आता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको तो कौन नहीं जानता, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज की इंडी का भी आएगी, लेकिन विदेशी स्रोतों के तहत हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसको उस पॉइंट से याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर अपन लोग बात करें किसकी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की, तो ये एक ग्रंथ है साथियों, अर्थशास्त्र। आप वैसे खूब सारी बात जानते हो इसके बारे में, और ये किसके ऊपर ग्रंथ है, ये ध्यान रखना, राज शासन के ऊपर ग्रंथ है, राजनीति पर ग्रंथ है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हम कहीं अर्थशास्त्र नाम से क्या इसको इकोनॉमिक्स से जोड़ देते हैं, वो गलत है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि इसके अगर अधिकरण की बात करें, अधिकरण कहा गया है, अधिकरण कितने हैं, 15 अधिकरण है, कुल कितने अधिकरण है इसके, 15 अधिकरण है। अध्याय की बात करोगे इसके, अध्याय की, तो साथियों ये है 150 अध्याय है। और यहाँ पर आप लोगों से एक और बिंदु पूछा जाएगा, प्रकरण, तो ये है 180 प्रकरण, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ ले इसके अंदर श्लोक कितने हैं, तो बता देना, लगभग ये 6000 श्लोक है यहाँ पर। और एक और महत्वपूर्ण बात याद रखना साथियों, जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, ये इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है, इसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत है, भाषा कौन सी है, संस्कृत है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है इससे, तो ये बात तो आप पहले से जानते हो, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बोर्ड पर लिखी बहुत ही सामान्य और बहुत ही कम संक्षेप में और बहुत ही अच्छी जानकारी है। क्या है, सामान्य जानकारी के तौर पर जानकारी के स्रोत पढ़ रहे हैं, साहित्यिक स्रोत, ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों, जैन बौद्ध ग्रंथ,
ठीक है। जैन ग्रंथों में कल्पसूत्र की बात की, भद्रभाव हमने पहले पढ़ लिया, परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र ये जैन ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश और महाबोधि वंश और एक हमने बात की दिव्यावधान, ठीक है। उसके बाद देखिए साहित्यिक स्रोतों की है ना, इसमें भी हमने बात विशाख दत्त को लिया और इसका हमने ये चर्चा कर ली कि मुद्रा राक्षस इसकी रचना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद कौटिल्य का हमने अर्थशास्त्र पढ़ा और राजनीति, कौटिल्य वही है, जानते हो आप अच्छी तरह से कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक है। आगे बात करने वाले हैं थोड़ा सा इनके बारे में और। तो अधिकरण 15, अध्याय 150, प्रकरण 180, श्लोक 6000 श्लोक और भाषा कौन सी साथियों, संस्कृत। तो ये सबसे पहले हमने स्रोत पढ़े हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और वैसे तो देखिए ये जो अपनी कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ों को जानकारी मिलती है, जगह अलग अलग हर प्रकार की राजनीतिक, है ना। आप लोग पढ़ते हो 16 नंबर का प्रश्न आता था ग्रेजुएशन में, और आप लोगों के, है ना, अभी बीएड वगैरह कर रहे हो वहाँ पर भी, एमए में वहाँ पर भी, ठीक है। तो उसमें क्या था, ये सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारियाँ मिलती है भारत की, मौर्य साम्राज्य की, ठीक है। तो वो देख लेना। यहाँ पर कुछ वस्तुओं का भी विशेष उल्लेख मिलता है, वस्तुओं, इसमें देखिए एक तो अगर आप लोगों को पता है तो, यानी कि यहाँ पर ये कहता है कि मगध व अंग के हाथी बहुत प्रसिद्ध थे। क्या प्रसिद्ध है, हाथी। तो घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध थे, आप लोगों को पता चल गया होगा, कंबोज, आपने महाजनपद में पढ़ लिया है, वहाँ के घोड़े प्रसिद्ध थे। और यहाँ एक शब्द आ जाता है आपका, अगर आप लोग बात करोगे साथियों काबुल की, काशी की, थोड़ा ध्यान रख लेना, काशी, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र काशी के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध थे, ठीक है। ये प्रसिद्धि का उल्लेख है इन कई विशेष प्रकार की वस्तुओं का। ये अपने यानी कि जो विष्णुगुप्त है, अपना कौटिल्य है, चाणक्य है, इन वस्तुओं का मतलब एक ही बात है, ये अपनी रचना अर्थशास्त्र में इसका क्या करता है साथियों, वर्णन, कुछ विशेष प्रकार का इनका क्या करता है साथियों, वर्णन करता है, ठीक है। हाँ, और एक मैं आप लोगों को बता रहा था, कंबल बता रहा था, सॉरी, हाँ वो कंबल बता रहा था, काबुल नहीं था, कंबल था, तो नेपाल में है, ठीक है। कंबल नेपाल की कंबल बहुत वहाँ प्रसिद्ध बता रहे हैं वो ना। तो ये 2-3 नाम आप लोग याद कर लेना, और वैसे ये सामान्य जानकारी मैंने आपको बताई है। अब देखिए विदेशी यात्री है, उनके बारे में हम चीज़ें पढ़ लेते हैं। सामान्य जानकारी के तहत हमने सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। थोड़ा सा आप लोगों को लिखना जरूर ज़्यादा होगा, लेकिन जो भी चीज़ें हैं बहुत ही सार है, ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। अब देखिए विदेशी स्रोतों की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, विदेशी स्रोत। यहां पर देखिए मैं 2-3 अच्छी बात आप लोगों को बताऊंगा। एक तो एक व्यक्ति आता है जस्टिन, एक व्यक्ति है उसका नाम है एरियन, ठीक है। और इसी प्रकार का यहां पर एक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है स्ट्रेबो या स्ट्रेवो। ये तीनों व्यक्ति एक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक नाम लेते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंड्रोकोटस बहुत ही इंपॉर्टेंट बताइए मैंने आपको। जस्टिन है, ये नया लगाना इसको, जस्टिन, ठीक है। ये लीजिए जस्टिन, एरियन, स्ट्रेबो, और ये सीएम का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखना, मैंने एक शॉर्ट में शब्द लिखा है सीएम, जिसका अर्थ है चंद्रगुप्त मौर्य। ये उसको क्या कहते थे, सेंड्रोकोटस कहते थे। बात करेंगे अभी, कुछ और लिखाता हूँ फिर समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्लूटार्क। क्या नाम है साथियों, प्लूटार्क। सुने हैं नाम तो आपने कहीं ना कहीं, लेकिन अब धीरे धीरे पक्के भी हो जाएंगे। प्लूटार्क और एपियान्स ये भी नाम लेता है सीएम के लिए, और सीएम का मतलब यहां पर शॉर्ट में लिखा रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य, एंड्रोकोटस। ये प्रश्न आए हुए हैं, एंड्रोकोटस
यानी पूछा जाता है कि एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस किसके उपनाम है, किसके नामों का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है साथियों आप लोगों के चंद्रगुप्त मौर्य के नाम मिलते हैं। और इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य की अपन बात करने वाले हैं, किसके बारे में, विदेशी स्रोतों के तहत बता रहे हैं, जस्टिन, एरियन, स्ट्रैबो, ये विदेशी यात्री थे, आप लोगों को पता है यूनानी यात्री थे। और जब ये भारत में आए तो यहाँ के कुछ राजाओं के लिए अलग नाम, क्षेत्रों के लिए अलग नाम ये रखते थे, अपने भाषा में ये नाम लेते थे। तो ये सीएम सेंड्रोकोटस है और सीएम एंड्रोकोटस। सीएम का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, लिख लो आप लोग, भूल सकते हो ना। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये ले लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब मैं एक और तथ्य आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। जस्टिस वाली ये बात बता दी है, एक विद्वान होता है सर्वप्रथम, अगर अपन विद्वान की बात करें, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स विद्वान कहता है कि ये जो नाम है ना, इन्होंने दिए थे चंद्रगुप्त, इन्होंने तो वो नाम दे दिए थे, इनके यात्रा वृत्तांतों में ये सारी चीजें मिलती है, मतलब इनकी रचनाओं में। अब इन नामों की सबसे पहले जो समानता है, मतलब ये बताया किसने था कि वास्तव में ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम है, ठीक है। तो सर्वप्रथम ये बात बताई थी विलियम जोन्स ने, सर्वप्रथम विलियम जोन्स। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त नाम से संबंध बताया। तात्पर्य मेरी बात का यही है कि ये जो नाम तो मिले, लेकिन सर्वप्रथम बताया किसने कि सेंड्रोकोटस नाम चंद्रगुप्त मौर्य का ही है। ये किसने बताया? विलियम जोन्स ने। एंड्रोकोटस नाम भी किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का है। सेंड्रोकोटस कौन कहते थे? जस्टिन, एरियन और स्ट्रैबो। और ये है ना प्लूटार्क, कौन कौन? प्लूटार्क और एपियान्स क्या कहते थे, है ना, ये कहते थे साथियों आप लोगों को, सीएम यानी चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते थे? एंड्रोकोटस, ठीक है। ये बहुत अच्छी जानकारी थी। अब दो तथ्य हम और भी पढ़ लेंगे प्लूटार्क के बारे में। प्लिनी की भी कई चीजें यहाँ पर मिलती है ना, कुछ परिभाषा के रूप में मिलती है, कुछ और मिलती है, ठीक है। तो अपन बात यूनान से संबंधित कर भी रहे हैं, तो आप लोगों ने एक शासक पढ़ा था जिसका नाम था सिकंदर, पढ़ा होगा आप लोगों ने सिकंदर। और हमने सिकंदर के एक सेनापति का भी नाम पढ़ा था, सेनापति। और इस सिकंदर का जो सेनापति था हमने इसको भी पढ़ा था, इसका नाम क्या था साथियों? सेल्यूक्स। क्या नाम था? सेल्यूक्स निकेटर। और इस सेल्यूक्स निकेटर का एक था व्यक्ति, देखिए कोई चीज को वैसे याद करो ताकि काम आ जाए, ठीक है। तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूक्स निकेटर, और इस सेल्यूक्स निकेटर का एक था दूत, है ना, और इस दूत का नाम था साथियों मेगस्थनीज। क्या था? मेगस्थनीज। और यही जो मेगस्थनीज है, ये सेल्यूक्स निकेटर मेगस्थनीज को, यानी कि जो कि सेल्यूक्स निकेटर का राजदूत है, दूत है, और इसको ये मेगस्थनीज को कहां पर भेज देता है? सीएम के पास भेज देता है। और सीएम से मेरा तात्पर्य क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मतलब सीएम के समय भारत आया, एक तरीके से कह सकते हैं सेल्यूक्स निकेटर का दूत था मेगस्थनीज। अब ये जानकारी के लिए हमें क्या बताता है? ये बताता है कि इस मेगस्थनीज की एक पुस्तक है, और इस पुस्तक का नाम आपने इतना याद कर लिया है, चौथी क्लास से पढ़ रहे हो, है ना, मेगास्थनीज या मैक्सनीज। पुस्तक का नाम क्या है साथियों? इंडिका। ये इंडिका इसकी क्या है? पुस्तक है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, ये जो इंडिका है ना, मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, मूल रूप में उपलब्ध नहीं। ये बात मैंने आपको पहले भी जब साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे थे, उपलब्ध नहीं, यानी कि तो फिर ये कहाँ से मिली? देखिए ये परवर्ती जब इतिहासकारों की बात करते हैं हम लोग, अभी अभी मैंने यहाँ पर कुछ बताया, जैसे जस्टिन है, एरियन है, स्ट्रैबो है, प्लेटो है, अरस्तु है, इन प्लूटार्क है, इनके मतलब यात्रा वृत्तांतों के अंदर इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। मतलब इन यात्रा वृत्तांतों में अलग अलग उल्लेख मिलता है, किसका? इस इंडिका का उल्लेख मिलता है। इंडिका की जो जानकारी है वो वहां पर मिलती है, तो इकट्ठी मतलब अलग अलग जगह से क्या की गई है? इकट्ठी की गई है। उन्होंने वो लिख दिया, जैसे मान लो ये एरियंस लिखता है, एरियन ये लिख देता है कि भाई
मेगास्थनीज इंडिका में ये बात कहता है, ठीक है, मेगास्थनीज इंडिका में ये बात कहता है, तो वो वहां से बात इकट्ठी की जा सकती है, ठीक है। तो कुछ मैंने आपको बताया, जैसे स्ट्रेबो है, प्लिनी है, हिडोडोरस नामक एक व्यक्ति का उल्लेख मिलता भी, डियोडोरस है ना, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, ये कुछ जो मैंने नाम बताए हैं, इन के अंदर इनकी बातों का क्या मिलता है, संग्रह मिलता है। ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर रटना कुछ भी नहीं है। अब एक दो तीन नाम और देख लीजिए। सिकंदर है, इसके समकालीन कुछ इतिहासकार भी आप लोगों को याद होंगे। समकालीन, न्यारकस शब्द का आपने उल्लेख सुना होगा, न्यारकस, ये हमने पढ़ा था, न्यारकस, अरिस्टिबुलस, ठीक है। एक शब्द ये भी पढ़ा आपने, अरिस्टिबुलस, ठीक है। तो यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य, ये जो इतिहासकार हैं ये भी जानकारी देते हैं किसके बारे में, मौर्यों के बारे में, ठीक है। जैसे दो तीन नाम बताए मैंने, है ना, अरिस्टिबुलस हो गया। एक और व्यक्ति हैं अन्नासिक्रेस्ट, ये तीनों चारों नाम मैंने आपको पहले बता दिए, इनकी किताबों के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। अन्नासिक्रेस्ट, उसको भी लिख लो आप लोग, चलिए लिख लेते हैं तीनों को। अन्नासिक्रेट्स, सिक्रेटस लिख सकते हो आप लोग, अन्नासिक्रेटस, ये लीजिए, ठीक है। तो न्यारकस, अरिस्टिबुलस और ये आप लोगों के अन्नासिक्रेट्स, ठीक है। तो ये जो तीनों व्यक्ति हैं ये सिकंदर के समकालीन हैं, और तीनों के तीनों क्या है, यूनानी है और इतिहासकार है, ठीक है। तो इन तीनों के जो मतलब ग्रंथ हैं उनसे भी हमें क्या है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आगे और लिए चलता हूँ। ये इतिहास के विदेशी स्रोत हैं, यहाँ समय लगने वाला है, आगे तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा, चीजें फटाफट कवर हो जाएगी। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी, जानकारी के स्रोत ही चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। 3 नंबर, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। देखिए जब अपन ये बात पढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत में जो चीज आती है वो है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख लगभग मोटे मोटे देखें तो भी 40 जो अभिलेख हैं, 40 जो अभिलेख महत्वपूर्ण बता रहा हूं। और ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं आप लोगों को पता होगा। अशोक के अभिलेख भारत, पाक, अफगानिस्तान में, यानी इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है ना अभिलेख जो मिले हैं। और भी बहुत सारा है, इसमें महत्वपूर्ण बता रहे हैं अलग अलग, अपन थोड़े कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में चर्चा भी करेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत अशोक के अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, पुरातात्विक स्रोतों के तहत आते हैं। और स्तूप है, इनसे भी क्या है, खूब सारी जानकारियाँ मिलती हैं। भवन है, इनसे भी जानकारियाँ मिलती हैं। गुफाएं हैं, इनसे भी क्या मिलती है साथियों, हमें जानकारियां मिलती हैं। किसके रूप में, पुरातात्विक स्रोत के रूप में, ठीक है। मृद भांड है उनका, ये भी एक जानकारी का क्या है, स्रोत है, मृद भांड, ठीक है। मृद भांड का मतलब हो गया मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन मृद भांड है, ये सब ध्यान रखना। NBPW मृद भांड बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, NBPW मृद भांड ध्यान रखना, NBPW मृद भांड। तो मैं इसके आगे लिख देता हूं NBPW, ठीक है। ये जो मृदभांड है NBPW मृदभांड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पुरातात्विक स्रोतों में एक चीज और याद कर लेना, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ जो अभिलेख है कहाँ पर है साथियों, गुजरात में है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात आपको साथ साथ में याद रखनी है। अब विदेशी यात्री वृत्तांतों में अगर अपन बात करें तो उसमें दो चीज और लिखना साथियों, जो मुझे लिखानी थी वो मिस हो रही है। एक तो जस्टिन की बात है और एक बात है साथियों प्लूटार्क की, ठीक है। जस्टिन और प्लूटार्क पीछे लिख लेना आप लोग थोड़ा सा, जस्टिन और एक है प्लूटार्क, जस्टिन और प्लूटार्क, ठीक है।
ये जस्टिन क्या कहता है, प्लूटार्क क्या कहता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बात कहना चाहता है। ये दोनों व्यक्ति जानकारी के रूप में, जानकारी के स्रोत के रूप में ये बात कहना चाहते हैं कि जस्टिन और प्लूटार्क की बात में बीच में थोड़ा सा आपको बताने लग गया। तो जस्टिन ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब सीएम, ठीक है, मैं यहाँ पर सीएम लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, सीएम की सेना डाकुओं का गिरोह है, डाकुओं का गिरोह है, मतलब एक जत्था, एक समूह है। यानी कि सीएम की जो सेना है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का क्या एक गिरोह है। ये बात आ सकती है परीक्षा में। प्लूटार्क क्या कहता है कि सीएम ने, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अपन लोग बात करें तो यहाँ सेना की संख्या दी गई है कि काफी मात्रा में इसके पास सैनिक होते थे, ठीक है। और उसमें जैसे मैंने वहां पीछे एक 6 लाख ने बताकर 6000 हमने वहां पर श्लोक की पढ़े थे, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, है ना, देखो आज के टाइम, मतलब आज के समय में कोई चीजें लिंक करके याद कर लीजिए। अभी अभी हमने 6000 श्लोक पढ़े थे, उधर हमने, है ना, चाणक्य की बात की थी, है ना, अर्थशास्त्र। यहाँ पर है 6 लाख सेना। तो ये प्लूटार्क क्या बात कहता है, सीधी सीधी भाषा में प्लूटार्क ये कहता है कि सीएम ने 6 लाख सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद डाला, ठीक है, ये बात लेता है। सीएम ने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला, मतलब है जीत लिया। सीएम का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ये दो बातें यहाँ मैंने इससे रिलेटेड आपको बताई है। अब बात अपन पुरातात्विक स्रोतों की कर रहे थे, बीच में 2 चीजें रह रही थी, तो फिर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता दी थी। एक इसमें और याद कर लेना, पुरातात्विक स्रोतों में आहत सिक्के, क्या याद करना, आहत सिक्के, है ना। इन्हीं आहत सिक्कों को आप क्या कहते थे साथियों, पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के, और इन्हें ही हम क्या कहते थे, पंचमारक। कारपार्शन शब्द का उल्लेख भी आगे मिलेगा, बात करेंगे अपन लोग, तो ठीक है। तो आहत सिक्के ये भी पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी के आधार पर, 1 मिनट में रिवाइज कीजिए। पुरातात्विक स्रोत, अशोक के अभिलेख लगभग 40, मतलब बड़े बड़े मोटा मोटी संख्या में बता दिए। भारत, पाक और अफगान यानी वर्तमान क्षेत्र की बात करें, यहाँ मिलते हैं। और स्तूप, भवन, गुफाएं, मृदभांड, NB, PW, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात का है, वहां से खूब सारी जानकारी मिलती है मौर्यों के बारे में। आहत सिक्के पंचमार्क है, यहाँ इन आहत सिक्कों के ऊपर भी मौर्यों की जानकारी मिलती है। जस्टिन कहता है सीएम की सेना डाकुओं का क्या थी, गिरोह यानी जत्था था। तो जस्टिन और प्लूटार्क कहता है सीएम ने 6 लाख सेना लेकर के भारत को क्या कर डाला साथियों, रौंद डाला। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाँ, तो ये हमने बात की है जस्टिन की, ठीक है। हाँ, जस्टिन और हमने प्लूटार्क की बात कर ली है। चलिए साथियों, ये थे पुरातात्विक स्रोत। तो स्रोतों के बारे में हमने जानकारी ले ली। तो अब हमारा 2 नंबर बिंदु शुरू हो चुका है, जो आप लोग पढ़ना चाह रहे हो, और वो क्या है, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हम मौर्य राजवंश को 2 भागों में पढ़ेंगे। एक भाग कौन सा होगा, सामान्य परिचय का। तो सामान्य परिचय हमने यहाँ पर पढ़ लिया। एक चीज और मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, मौर्य राजवंश की बात करेंगे तो एक बिंदु ये भी आता है कि मौर्य कौन थे, ठीक है। ये भी एक बिंदु आता है कि मौर्य कौन थे, तो इसमें थोड़ा सा देख लेना, है ना। अगर आप बात करोगे जैन व बौद्ध ग्रंथों की, जैन बौद्ध ग्रंथों की, तो इन जैन बौद्ध ग्रंथों में इसे क्षत्रिय बताया गया, इन्हें क्या बताया गया है, क्षत्रिय, ठीक है। और पुराणों में, और एक मैंने आप लोगों को एक ग्रंथ बताया था, मुद्रा राक्षस, यहां पर इन्हें क्या किया गया है, थोड़ा सा देख लेना आप लोग। यहां पर इन्हें बताया गया है क्या, शूद्र, ठीक है। ये थोड़ा सा गौर करने वाली सी बात है, ठीक है। तो इन दोनों थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना, कुछ लोग इन्हें शूद्र बताते हैं, तो कुछ लोग इन्हें क्या बताते हैं, क्षत्रिय बताते हैं। जैन बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रियों का उल्लेख मिलता है, पुराणों और मुद्रा राक्षस में क्या मिलता है, शूद्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने सामान्य परिचय के तौर पर काम ले ली।
अब बात आती है इनके काल की। तो काल यहाँ पर सबसे पहले मैंने दे दिया है, यानी यही आपका क्या साथियों मौर्य काल है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब अपन आ जाते हैं इनके शासकों में, और इनके जब शासक पढ़ेंगे ना साथियों, देखिए प्रमुख मौर्य शासकों की अगर अपन बात करें तो इनमें सबसे पहले अगर अपन देखिए, मैं यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण शासक बताता हूँ, आप याद करना ट्रिक से, ठीक है। एक उल्टा ट्रिक काम ले सकते हैं, उल्टी ABCD लिख करके देखिए आप लोग, A B और C, ठीक है, ABC। मेरा तात्पर्य यहाँ पर 3 शासकों से है, मतलब मौर्य शासक 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ABC मतलब CBA। अब देखिए उल्टा हो गया CBA, तो C का अर्थ यहाँ पर चंद्रगुप्त है, कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। बी का अर्थ यहाँ हम बात करेंगे साथियों बिंदुसार, किसकी बात करेंगे, बिंबिसार नहीं बिंदुसार, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और ए का हम बात करेंगे साथियों अजात शत्रु नहीं अशोक की, ठीक है। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं, इनके बारे में हमें एक एक के बारे में क्या करना होगा, पढ़ना होगा, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर हमें सीखने को मिलने वाली है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, यानी कि शासक, और शासक कौन से हैं, मौर्य शासक है, कौन से शासक है, मौर्य शासक। और कौन 3 महत्वपूर्ण शासक है, अन्य शासकों का क्या ज्यादा कोई हमें जानकारी नहीं मिलती होगी, तो कोई एक आध चीजें हम लोग उनकी भी पढ़ लेंगे, तो ठीक है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, क्या ऐसे याद करोगे, CBA। अब देखो कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से ये शासक को कौन से वंश का है, कुषाण वंश का है, चंदेल वंश का है ना, मतलब इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आ जाते हैं। तो वहां पर जैसे अभी आप नंद वंश का है, मतलब हरि का वंश का कौन सा है, तो ये हम क्या करते हैं बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक, अजात शत्रु इत्यादि शब्दों को मिक्स कर देते हैं। तो मगध के ये भी राजा थे, वो भी राजा थे, लेकिन हम इसको ना फंसा देते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, CBA याद कर लेना, CBA उल्टा ABC, ठीक है, CBA। इसमें मौर्य की बात करनी है हमने, मौर्य की, ठीक है। तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, तो सबसे पहला बिंदु कौन सा साथियों, चंद्रगुप्त है, ठीक है। और इसी के बारे में हम लोग क्या करें, आगे हमारी पढ़ाई को क्या कर दें, शुरू कर दें। CBA तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो लीजिए मौर्य शासकों में सबसे पहले हम शुरू करते हैं चंद्रगुप्त को। किसको साथियों, चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले अगर आप बात जानना चाहो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो सबसे पहले काल की बात करेंगे हम लोग 322 से लेकर के, और जब आप बात करोगे 298 ईस्वी की, ठीक है, सॉरी BC ईसा पूर्व है, तो ये इनका काल ले लिया हमने 322 से लेकर के 298 BC, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, इन पूर्व का अंतर, मतलब कई बार एक बार ये प्रश्न नेट में आया हुआ था, ठीक है, इनका पूरा कालक्रम पूछ लिया था कि इनमें अंतर क्या है, ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या है। तो आप लोगों को देखो, अगर ये याद है 322 से 185, कई जगह ये बात मिलती है 323 से 184, ठीक है, तो अंतर वो वहां पर समान ही रख देते हैं। तो थोड़ा ध्यान रख लेना कितना वर्ष है, यहाँ लगभग 137 वर्ष होने वाले हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है, मतलब आप लोग स्मृति से सीधे याद हो तो एक अच्छी बात है, लेकिन कई बार नहीं याद रहता, तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे कि देखिए ये 22 वर्ष तो ये हो गए, ठीक है, ये 22 वर्ष सीधे वाले, ठीक है, फिर 300 है ना बचे, तो 300 से 200 तक 100 वर्ष ये हो गए, ठीक है। अब 200 से माइनस कितने हो गए, 185 है, तो उसको आप लोग क्या कर लो, यहाँ पर आपके पास कितने बच गए, 15, क्या इन 15 को यहाँ पर लिख लो, ठीक है। तो ये देखिए 5 और 2 कितने हो गए 7, 2 और 1 कितने हो गए 3, और ये लो 137, ठीक है। तो अब ये प्रश्न आ सकता है, रटना कुछ भी नहीं है, ये प्रश्न आ सकता है कि मौर्य काल कितना था, या मौर्यों ने कितने वर्ष तक शासन किया था। तो कुल मौर्यों ने जो शासन किया था, कुल शासन कितने वर्ष था, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, 137 वर्ष, तो ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, पर सारी चीजें रटनी नहीं होती हैं, तो इस प्रकार चीजें आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। अब अपन बात करेंगे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य की, और चंद्रगुप्त मौर्य को हमने 322 से 298 BC की बात की है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप क्या पढ़ोगे, कुछ जानकारियां तो आप पहले से साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से लेकर आ चुके हो। अब अपन सीधे बढ़ते हैं साथियों कहाँ पर, यानी कि अगर आप लोगों को पता है तो मगध सबसे पहले, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 वाली कहानी अपन वही पढ़ेंगे। तो देखिए
चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आप लोगों को प्रधानमंत्री, कहानी यहीं से शुरू होगी, इस प्रधानमंत्री से पहले शुरू होती है। और इसका नाम क्या साथियों, चाणक्य। क्या नाम है, चाणक्य। आप लोग इसको क्या कह सकते हो, विष्णुगुप्त कह सकते हो, आप इसे क्या कह सकते हो, कौटिल्य कह सकते हो। ये लीजिए, ठीक है। ये प्रधानमंत्री चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। वास्तव में क्या होता है सुन लीजिए, थोड़ा सा बता देता हूं, उसे याद रह जाएगा। अगर अपन लोग बात करें अभी पीछे पीछे है ना, हमें नंदवंश की बात करके आ चुके, इससे पहले वाला नंदवंश ही था। नंदवंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था साथियों घनानंद। घनानंद एक बहुत ही अयोग्य और विद्वानों का अनादर करने वाला शासक था। तो एक बार क्या हुआ कि चाणक्य है, इनको किसी अनुसंधान के लिए यहाँ पर बुलाया गया, और हुआ यूं कि यहाँ पर ये जो चाणक्य यहाँ पर आ गए, इनका अपमान किया गया। अपमान इतना भयंकर कर दिया गया कि इनकी चोटी पकड़ करके उन्हें दरबार से बाहर निकलवा दिया गया। तो आपको पता है ब्राह्मण को चोटी बहुत ज्यादा प्रिय होती है, शिखा इनको बहुत ज्यादा प्रिय होती है। तो इस वजह से इनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कह दिया कि जब तक मैं घना नंद वंश का नाश नहीं करूंगा तब तक मैं मेरी चोटी को बांधूंगा नहीं, ठीक है। एक तो ये काम, और दूसरी वाली बात क्या कि मैं नंद वंश का नाश कर कर ही रहूंगा। तो ये ऐसा कहकर निकल जाते हैं और फिर कहते हैं कि जाते हैं कहीं पर। तो एक पाटलिपुत्र की जब अपन बात करेंगे तो वहां पर ये एक व्यक्ति को देखते हैं, एक बच्चे को देखते हैं, और वो बच्चा एक खेल खेल रहा होता है साथियों। उस खेल का नाम होता है राजकिलम। क्या होता है, राजकिलम नामक खेल खेल रहा होता है। और वो बच्चा ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आप लोग पता है जैसे कोई खेल वगैरह होता है तो उसमें कुछ बच्चे लीडरशिप करते हैं, आपको जानते होंगे, कैप्टन इत्यादि। तो लग रहा था कि ये बच्चा है जो राजकिलम नामक खेल खेल रहा है, तो इसमें कोई प्रतिभा छुपी हुई है। इस प्रतिभा को पहचान लेता है कौन साथियों, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। किसकी प्रतिभा को, चंद्रगुप्त मौर्य की। जो बच्चा है वही है ना, जो बच्चे की बात कर रहा हूँ उसको पहचानता है। वो उसको वहां से कहते हैं कि वो बच्चा भी पहले किसी एक शिकारी को बेच दिया जाता है। आर्थिक स्थिति में उसके पिताजी कहते हैं कि स्वर्गवास हो जाता है। उसकी माता उसे पाटलिपुत्र लेकर आती है, पहले वो वहां पर रहता है, किसी शिकारी को बेच दिया जाता है और उस शिकारी से कहते हैं कि चाणक्य ले आता है। इस प्रकार की बातें भी मिलती हैं। तो कहीं ना कोई भी अंतिम परिणाम ये था कि चाणक्य वहां उस बच्चे को उठा लेता है एक तरीके से, और उसको ले जा करके है ना तक्षशिला में ले जा करके काफी एक तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से अपन लोग कहेंगे शिक्षा देता है, और अच्छी मतलब शस्त्रों की भी शिक्षा देता है साथ साथ में, और जबरदस्त शिक्षा देकर एक योद्धा बना देता है। और उसी को लेकर के बाद में यहाँ पर नंद वंश के नाश करने के लिए आ जाता है। और यहाँ पर एक प्रवर्तक नामक राजा होता है, उसका सहयोग भी लिया जाता है। आदिवासियों के अंदर भी विद्रोह करवाया जाता है, किसके द्वारा, यानी कि मूल सूत्रधार तो कौन है, ये चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य हैं। और इसके साथ कौन मिला हुआ है, जिस व्यक्ति का नाम साथियों चंद्रगुप्त मौर्य, राजकिलम खेल नामक। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ये लिख लेना, सीएम राजकिलम, याद करने के लिए थोड़ा सा काम रह जाएगा। राजकिलम खेल, ठीक है। प्रतिभा पहचानी, पूरी कहानी छोटे शब्दों में याद रह जाएगी। प्रतिभा पहचानी किसने, चाणक्य ने। और ये सीएम है, सीएम का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, और चाणक्य ने, और चाणक्य इसे कहां पर ले गया, तक्षशिला में। और वहां जाकर के इसे क्या है, शस्त्रों का जानकारी दी, शस्त्र शास्त्र, शस्त्रों की जानकारी, पूरी तरह से अभ्यास करवाया इनका, यानी कि पूरी तरह से इसे क्या कर लिया, तैयार कर लिया, एक राजा बनने योग्य बना दिया, तगड़ा योद्धा बना दिया। और इसे लेकर के फिर ये कहां पर आ गया, मगध में आ गया। और मगध में आकर के आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री चाणक्य है, और किसका, चंद्रगुप्त का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख सकता हूं सीएम, इस प्रधानमंत्री से ही ले लेते हैं, प्रधानमंत्री, सीएम प्लस एक व्यक्ति और भी है, प्रवर्तक राजा है, थोड़ा ध्यान रखना, हिमालय क्षेत्र का राजा है ये, प्रवर्तक हिमालय क्षेत्र का राजा है, ठीक है। हिमालय जो क्षेत्र है वहां का राजा प्रवर्तक। ये मिलकर के क्या करते हैं, ये मिलकर के
मगध पर आक्रमण। मगध पर क्या करते हैं साथियों? आक्रमण। और मगध पर आक्रमण ये करते कब है? वो बात तो यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है 322 बीसी। और आक्रमण करके घनानंद का वध कर दिया जाता है भैया, यहाँ घनानंद का वध। ठीक है, ये हो गया वध। और वध होते ही आपके बात समझ में आ चुकी होगी, मगध पर मौर्य राजवंश की स्थापना। मौर्य राजवंश की स्थापना ये लीजिए आपका, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का काम हो गया और कौटिल्य की क्या हो गई, यानी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। प्रधानमंत्री चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, ये सीएम यानी चंद्रगुप्त मौर्य को, साथ में प्रवर्तक नामक राजा है। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना, ये गलत कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा ये लिखना प्रवर्तक। और हिमालयी क्षेत्र का राजा है। मगध पर आक्रमण करते हैं ये मिलकर के 322 बीसी। घनानंद का क्या होता है? अब देखो ये मैंने शब्द यहाँ पर बीच में लिखा है, नया हो सकता है लेकिन ध्यान रखना परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि इसकी मदद किसने की थी, सहयोग किसने किया था, तो एक सहयोग करने वाला व्यक्ति था थोड़ा। ठीक है, और आक्रमण 322 बीसी, घनानंद का वध कर दिया जाता है। मगध पर मौर्य राजवंश की क्या कर दी जाती है? स्थापना कर दी जाती है। तो ये था साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का आरंभिक जो आक्रमण का तरीका था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और प्रधान ये आपका साथ में कौन? चाणक्य, यानी मूल सूत्रधार तो चाणक्य था, वो खेलता हुआ वहां से लाया वो राजकिलम खेल। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, कौन सा खेल खेलते हुए उसे वहां से उठाया था, मतलब वहां से उसकी प्रतिभा को पहचाना था किसने? चाणक्य ने। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। ये तो यहाँ पर इसने मगध पर क्या कर दिया? स्थापना, मगध के ऊपर मौर्य राजवंश की स्थापना कर दी। तो आगे की बात क्या हो सकती है, उनको भी अपन ले लेते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पर आक्रमण होंगे, है ना। सिकंदर, अगर आप लोग जानते हो तो सिकंदर ने पीछे आक्रमण किया था, 326 वाली कहानी आपको याद हो गई। ये 22 ही तो है, कोई ज्यादा दूर नहीं, 4 वर्ष का तो अंतर है ना, 26-22। ठीक है, तो 4 वर्ष का अंतर तो है। वो घनानंद के समय आक्रमण करता है। तो उसके बाद क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही साथियों आपको पता है कि सिकंदर होता है। ठीक है, होता है। ओके, ये बात आपके दिमाग में पहले से कवर है। इस सिकंदर का एक सेनापति होता है, हम थल सेनापति की बात कर रहे थे, और वही सेनापति, और इसका नाम क्या होता है साथियों? सेल्यूक्स। क्या नाम होता है? सेल्यूक्स। और हमने ये भी बात की थी कि ये सेल्यूक्स निकेटर होता है। निकेटर शब्द का उल्लेख इसके पीछे जुड़ा हुआ मिलता है, निकेटर। अब बात ये है, अपन बात करना चाह रहे हैं किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने सिकंदर लिखा है, इधर है सेनापति, इसका नाम क्या है? सिकंदर का सेनापति जिसका नाम है सेल्यूक्स निकेटर। सेल्यूक्स निकेटर भी एक साम्राज्यवादी है। यहाँ से सिकंदर तो चला गया लेकिन उसके कुछ सेनापति वगैरह यहाँ रह गए हैं। तो वो लोग क्या करना चाहते हैं? साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। वो भी साम्राज्य का क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर भी आक्रमण करेंगे किसी उद्देश्य से। तो देखिए बात अपन ये करने वाले हैं कि आक्रमण होता कब है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात यह है कि ये आक्रमण सेल्यूक्स निकेटर कब आक्रमण करता है। तो मैंने आपको 1 तारीख तो 322 पहले बता चुका हूं। अब यहाँ पर देखिए 305। ठीक है, 322 नहीं, अब है 305 बीसी। ठीक है, ये कहानी कब की होती है कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूक्स निकेटर का क्या किया? ये सेल्यूक्स निकेटर क्या करता है? आक्रमण करता है, आक्रमण। और ये आक्रमण की जो घटना होती है कब होती है? 305 बीसी को। कब? 305 बीसी को। ठीक है, ये आक्रमण की घटना होती है। आक्रमण किसके ऊपर करेगा साथियों? सीएम पर। किसके ऊपर? सीएम। सीएम का मतलब क्या है यहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो कि कहाँ का शासक है? मगध का। और अभी अभी हमने बात की थी, इसको बनाया किसने था? और इसने भी, है ना, प्रतिभा थी तभी बना था, अकेले तो नहीं बन सकता, है ना। तो देखिए, यानी सिकंदर सेनापति सेल्यूक्स निकेटर के द्वारा आक्रमण 305 बीसी को। मगध के, है ना, मगध का शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों के मध्य क्या होगा? यानी कि संघर्ष होगा। कहते हैं कि युद्ध हुआ था। कुछ तो लोग ये कहते हैं कि युद्ध बहुत भयानक था। और इस युद्ध में क्या होता है? सेल्यूक्स निकेटर की हो जाती है पराजय। क्या हो जाती है? पराजय। पराजय का मतलब क्या हो गया? हार। और इसकी एक की पराजय होगी तो एक की क्या हो गई साथियों? विजय हो गई। ठीक है, तो इसकी हो जाती है विजय। अब क्या होगा? जब आपको पता है जब भी कोई सेना हार जाती है
तो उसे क्या करनी पड़ेगी, संधि करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी भैया, संधि। तो ये लीजिए संधि। पक्ष इनका ज्यादा कमजोर है ना, कहते हैं कि ये बहुत बुरी तरह से हार जाता है। सिकंदर बहुत ज्यादा यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ज्यादा प्रभावी रहता है, और ये सेल्यूकस निकेटर है, ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, हार जाता है। तो तब ये व्यक्ति क्या करता है, संधि। कौन, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, संधि कौन करता है, सेल्यूकस निकेटर। और संधि के तहत ये क्या करता है, पहली बात तो ये सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी, यानी इसकी खुद की पुत्री का नाम था साथियों हेलेना कार्नेलिया। हेलेना कार्नेलिया, हेलेना कार्नेलिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेलेना कार्नेलिया। और अगर आप लोग हिंदी पढ़ते हो, हिंदी में कुछ जानते होंगे, तो हिंदी के कवि है जयशंकर प्रसाद, उनकी चंद्रगुप्त जो नाटक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अंदर एक गीत दिया हुआ है इस कार्नेलिया का, है ना, अरुण ये मधु में देश हमारा, जहां पहुंच क्षितिज अनजान डेरा। तो बहुत ही एक सुंदर सा गीत है, अरुण ये मधु में देश हमारा। ठीक है, कार्नेलिया के संदर्भ में है। तो ये कार्नेलिया यहाँ पर, है ना, मतलब इसका विवाह हो जाता है। तो ये पुत्री है हेलेना कार्नेलिया, और का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, का विवाह किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। संक्षेप में चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप इनको समझते जाइए। उसके बाद साथियों, एक तो ये पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह वाली बात हो गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो भी साथ साथ में याद रखना बहुत ही जरूरी है। क्या, कि इसी संधि के तहत एक दूत भी भेजा जाता है, वो भी बात करेंगे। और 5 प्रांत भी दिए जाते हैं, ये गौर करना। ठीक है, 4 प्रांत। कुछ तो कहते हैं कि ये पुत्री के दहेज में देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं संधि की सीधी शर्त होती है। लेकिन जो भी है, इस समय दिए जा रहे हैं, तो इस पुत्री के नाम कर ही दिया जाए दहेज के रूप में। ठीक है, तो ये लीजिए दहेज के रूप में कितने, 4 प्रांत दिए, 4 प्रांत दिए। और ये 4 प्रांत दिए ना, ये 4 प्रांत क्या थे, एक ट्रिक बता देता हूं, काम के थे, काम का है। ठीक है, काम का है, ऐसे याद कर लेना, काम का है। मैंने कभी इसको ऐसे याद कर लिया था, तो उससे क्या हुआ कि एक यहाँ पर थोड़ी मदद मिल गई। मदद क्या मिली, सबसे पहले अपन बात करें काम, तो ये 4 प्रांतों के नाम है। ठीक है, 4 प्रांतों के नाम आप लोग लिख लेना। एक का तो नाम हो गया साथियों काबुल, एक और नाम हम मिलेंगे मैं का अर्थ हो गया मकरान, क्या हो गया, मकरान। और उसके बाद का आ गया फिर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस का अर्थ क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है। ठीक है, हाँ, और एक है हेरात। ठीक है, काम का तीसरा है, थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक रहेगा, गलत नहीं करना है हमें। ठीक है, हाँ, काम का है। ठीक है, कंधार रह गया हमारा, गांधार या कंधार, ये लीजिए कंधार। और एक आपका बच गया 4 नंबर। ठीक है, उसको भी आप लोग लिख सकते हो। चलिए मैं इसको इधर लिखता हूँ ताकि आपको नीचे दिखाई भी दे दे। ये लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं अपन 3 और 4। तो एक ये लीजिए कंधार, और एक आप लोग याद कर लो साथियों है हेरात। ठीक है, हेरात। अब एक चीज में यहाँ पर मैंने इनको थोड़ा दूर दूर लिखा है, तो यहाँ पर एक शब्द मतलब इनके लिए यूनानी शब्दों का प्रयोग किया गया साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। काबुल, मकरान, कंधार, हेरात। पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो ये बात सुनो मेरी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के द्वारा संधि के तहत दहेज में मान लो कुछ भी मान लो 4 प्रांत किसको दे दिए गए, ये 4 प्रांत किसे दिए गए, सीएम को दिए गए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। ठीक है, संधि के तहत काबुल, मकरान, कंधार, हेरात, बस ये याद करो। पहली बात तो ये याद करने वाली है। ठीक है, उसके बाद आगे की सोचने वाली बात है ना। हाँ, पेरियपनीडाइज की बात करेंगे अपन लोग। ठीक है, मैं इनके जो वो नाम भी बता देता हूँ। पेरियपनीडाइज, ये इसके लिए यूनानी शब्द का उल्लेख मिलता है साथियों, इसके लिए यूनानी शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और एक है जेड्रोसिया, अराकोसिया, वो भी याद कर लेना। लीजिए जेड्रोसिया, अराकोसिया,
अराकोसिया। हेरात के लिए एरिया शब्द का उल्लेख मिलता है सीधा, ये तो सरल है, एरिया। एक एक बार अगर पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ रही, दूसरी बार पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक एक बार जैसे मान लो ऑप्शन के हिसाब से दे देंगे, जैसे अब इनको कोई रटना कोई जरूरी थोड़ी है कि बहुत ज्यादा इनको रट्टा ही मार दें, इसके ऊपर टाइम लगे, नहीं ऐसा मत करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि यही परीक्षा में आए, लेकिन ये जैसे ही परीक्षा में आएंगे एक एक बार लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो अपने आप अपने ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा इसको रट्टा दूसरे को पढ़ाने की दृष्टि से रट्टा मारना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये देख लीजिए संधि, है ना, दोबारा मैं बता देता हूँ इसके बाद। हाँ, अब एक चीज और सुन लीजिए, सिकंदर के द्वारा तो, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के द्वारा तो बहुत सारी चीजें उनको दी गई, पुत्री और ये दहेज वाली कहानी बताई। क्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भी कुछ दिया जाता है क्या? सीएम के द्वारा कुछ दिया जाता है क्या? बिल्कुल एक चीज दी जाती है, एक चीज नहीं 500 चीज दी जाती है, यानी 500 हाथी, 500 हाथी सेल्यूकस को दिए, सेल्यूकस को दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है, ये कितने हाथी दिए? 500 हाथी सेल्यूकस को दिए, ठीक है। तो ये बिंदु तो आपको वैसे ही तैयार हो गया, 500 हाथी सेल्यूकस को दिए, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा दिए गए। और एक और ध्यान रखना, इसी समय ये जो सेल्यूकस निकेटर है साथियों, इसका एक था राजदूत, ठीक है, यानी इसका दूत था। मैं इसी को यहाँ से जोड़ देता हूँ, ये लीजिए दूत, और इस दूत का नाम क्या है साथियों? मेगस्थनीज। क्या नाम है? मेगस्थनीज। और ये मेगस्थनीज साथियों क्या लिखता है? इंडिका लिखता है। क्या लिखता है? इंडिका लिखता है। तो ये इसके दरबार में आ जाता है, ये भी यहाँ पर इसके दरबार में आता है। तो ये लीजिए साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने जानकारी अर्जित की और काफी अच्छी जानकारी थी। अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं बची हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ एक चीजें बची हुई है, तो उसमें समय लगेगा, कक्षा काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे इसको यहाँ पर स्टॉपेज देना पड़ेगा। फिर हम आगे पढ़ लेंगे, अगले शासकों के साथ जोड़कर पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 322 से 298 बीसी, सिकंदर सेनापति सेल्यूकस निकेटर 305 बीसी में यह आक्रमण करता है, किसके ऊपर? चंद्रगुप्त मौर्य पर। युद्ध होता है, ये सेल्यूकस निकेटर की पूरी तरह से पराजय और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय, है ना। और अगर अपन लोग यहाँ पर बात करें, है ना, एपियंस इस युद्ध की जानकारी मैं बता देता हूँ। ये जो वर्णन संधि इत्यादि का यहाँ पर जानकारी का जो स्रोत है, जानकारी देता है एपियंस। मैंने एक व्यक्ति का पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूँ, एपियंस, ठीक है। ये यहाँ पर क्या देता है? जानकारी देता है, यूनानी है, तो ये यहाँ पर जानकारी देता है। पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह होता है किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। दहेज में 4 प्रांत दिए जाते हैं, काम का है, 4 प्रांत क्या है? काम का है। तो काम का अर्थ क्या हो गया? बोलो, काबुल। मैं का अर्थ क्या हो गया? मकरान। फिर का अर्थ क्या हो गया? का यहाँ कंधार है, ठीक है। और उसके बाद आप ले लीजिए है, काम का है मतलब है, तो हेरात, ठीक है। तो ये लीजिए हेरात, ओके। तो ये चारों प्रांत आप लोगों को याद करने बहुत ही सरल है। दूत मेगस्थनीज, इंडिका पुस्तक लिखता आप जानते हो, बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक इत्यादि सारी जानकारियां मिलती हैं, और इसमें विजय इनकी होती है और चंद्रगुप्त के द्वारा 500 हाथी दिए जाते हैं। आगे बात करेगी दक्षिण भारत को जीतता है, वो बात करेंगे बंगाल की, और है ना, और एक इनकी बात हो जाएगी, वो अपने झील की भी बात करेंगे, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण, उसके चर्चा भी करने वाले हैं, सौराष्ट्र वाली। और साथ साथ में अंतिम रूप में जब चंद्रगुप्त मौर्य संतारा से लेखना विधि करता है 298 में, तो वो बात हम अगली कक्षा में करने वाले हैं साथियों। तो आज की कक्षा आप लोगों को कैसे लगी मुझे जरूर बताना, और अब आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर कक्षा आपको अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने अन्य साथियों तक इस चीज को आप शेयर करके पहुंचा सकते हो साथियों। एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।